चले सर आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए आप लोगों को आज की क्लास में जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट देना है वो देना है सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर। सर क्या मतलब है सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर का, क्या होता है ये सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर? भाई कोई तुक्का पड़ा है पीआरसी में किसी ने? बाद में होने वाले जैसे कि बताओ। चलिए सर मैं आपको एग्जांपल दूंगा प्रैक्टिकल लाइफ से इंशाल्लाह। अच्छा सबसे पहले तो वो बच्चे जिन्होंने एफसी से पढ़ा है, जिनका अकाउंटिंग का बैकग्राउंड नहीं है वो, और जिनको मसला है, वो एक काम ये करेंगे कि वो निमरा के पास एक हैंड आउट पड़ा हुआ है 35 से 40 पेजेस का सर उमर काजी का, वो हैंड आउट लेंगे, निमरा से वो लिंक लेंगे उन टॉप अकाउंटिंग के बेसिक्स का, कोई काजी के 6 से 8 लेक्चर दें, वो लिंक से आप लोग इंशाल्लाह अकाउंटिंग के बेसिक्स क्लियर कर लेंगे। इनकी टेंशन नहीं लेना, ये हम आपको वापस भी करवा देंगे, कोई मसला नहीं है। अगर आपको कोई चीज़ लग रहा है समझ में नहीं आ रही, जिनका अकाउंटिंग का, क्योंकि अभी भी 2-4 बच्चे शायद ऐसे हैं जिनका अकाउंटिंग का बैकग्राउंड नहीं है, तो अगर उन्होंने अभी तक बेसिक की क्लासें नहीं ली हैं तो उनको हो सकता है कि ये सब चीज़ें समझ में नहीं आए, तो इसीलिए वो ये काम कर सकते हैं। बाकी जिनका अकाउंटिंग का बेसिक है वो तो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक चल रहा है। चलिए सर, तो काजी आपने निमरा से हैंड आउट आज लेके जाना है और उनको अभी हम ब्रेक देंगे नमाज का, उसी में कह देना है कि भाई हैंड आउट चाहिए। आज की क्लास में सर ये 3 बातें पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आ रहा था सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है? सर देखिए मैंने एक एसेट खरीद लिया, सही है, अब एसेट चल रहा है, तो क्या बाद में कभी मैं उस पर खर्चा नहीं कराऊंगा? बिल्कुल कराऊंगा, है ना भाई। आप बताएं, गाड़ी हम खरीदते हैं तो गाड़ी के ऊपर बाद में खर्चा होता है, बाइक खरीदते हैं बाइक में बाद में खर्चा करते हैं, तो भाई खर्चे तो होते रहते हैं। अब खर्चे जो होंगे ना बाद में, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर हमने कहा 2 तरह के होंगे। कितनी तरह के होंगे? सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर 2 तरह के होंगे। सर कौन सी 2 तरह के, जल्दी बताएं। एक की नेचर होगी रेवेन्यू, एक की नेचर क्या होगी? रेवेन्यू। सर रेवेन्यू का मतलब क्या है? हमने कहा जो कि एक्सपेंस आउट होंगे, रेवेन्यू नेचर। एग्जाम्पल दें सर रेवेन्यू के, अभी देते हैं। और एक होंगे कैपिटल नेचर। अब सर एक कैपिटल वाले जो होंगे ना, उसकी हमने कहा वो 3 में से किसी एक चीज को बढ़ाएं, 3 में से इंक्रीजेस। क्राइटेरिया है कैपिटल का, इंक्रीजेस आइधर का मतलब क्या होता है? इनमें से किसी एक चीज को वो बढ़ा रहे हो। सर क्या वो एक चीज? पहली चीज लाइफ, दूसरी चीज कैपेसिटी, तीसरी चीज एफिशिएंसी। चलिए सर, अब ये आप लोग जब तक कॉपी करेंगे तब तक मैं आपको पिछला पूरा सा जो है ना हमारा था उसको रिवाइज करा देता हूँ, ताकि आप लोगों को कोई मसला हो। सर पिछली क्लासों में हमने पढ़ा था IAS 16 अप्लाई होता है किस पे? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। सही है सर। सर प्रॉपर्टी जमीन या इमारत, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी जिससे प्रोडक्शन होती है, और इक्विपमेंट क्या होता है? हमने कहा सर इक्विपमेंट होता है, इक्विपमेंट सर जो फर्नीचर वगैरह या आपका एसी वगैरह जो ऑफिस के अंदर नॉर्मल चीज़ें प्रोडक्शन के अलावा यूज होती हैं। हमने कहा पीपीई होते हैं वो टेंजिबल एसेट जिनको छू सकते हैं, एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर मोर देन 1 पीरियड फॉर फॉलोइंग पर्पजेस। 4 पर्पजेस थे, वो 4 पर्पजेस कौन से थे? प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और रेंटल टू अदर्स। फिर हमने कहा था सर पीपीई को इनिशियली किस पे मेजर करेंगे? कॉस्ट पे। और सर कॉस्ट के अंदर क्या चीजें आएंगी? परचेज प्राइस, सही है। उसमें हमने कहा नॉन रिफंडेबल टैक्सेस एंड ड्यूटीज ऐड करते हैं। फिर और क्या ऐड करेंगे? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, हर वो कॉस्ट जो एसेट को काबिल इस्तेमाल हालत में लाने के लिए जरूरी हो। तीसरी
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग, उसकी हमने अकाउंटिंग सीखी थी पिछली क्लास में। प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है और उसको ऐड करना है और बाद में हर साल उसके ऊपर इंटरेस्ट का कंपोनेंट देखना है। ठीक है सर, यहां तक हम क्लियर है सर? फिर हम और आगे बढ़े आज, और आज हमने पढ़ा कि भैया सब्सिक्वेंट एसेट को एक दफा आपने चला दिया, गाड़ी चल रही है, प्लांट चल रहा है, बाद में भी तो खर्चे आ सकते हैं। अब सर बाद में जब खर्चे आएंगे ना, उनकी दो क्लासिफिकेशन होगी, एक होगा रेवेन्यू, एक होगा। अब कैपिटल क्या होंगे? कैपिटल का हमें नॉर्मल मतलब तो पता है, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, 1 साल से ज्यादा। स्टैंडर्ड ने कहा, IAS 16 ने हमें कहा कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो 3 में से एक चीज बढ़ा दे, या तो वो एसेट की लाइफ बढ़ाए, या तो वो एसेट की कैपेसिटी बढ़ाए, या तो वो एसेट की एफिशिएंसी बढ़ाए। अब समझना, लाइफ की एग्जांपल ने, बिल्कुल एग्जांपल देता हूं भाई। मेरे पास गाड़ी है, सही है। अब गाड़ी का खुदा ना खासा इंजन खराब हो और इंजन मसला कर रहा हो, गाड़ी बार बार चलते चलते रुक रही हो, मैंने क्या किया? मैंने इंजन चेंज कर दिया। सर अगर मैंने इंजन को कर दिया है चेंज, तो क्या गाड़ी की लाइफ बढ़ गई? बिल्कुल बढ़ गई है ना सर। मैंने क्या कर दिया? इंजन को कर दिया चेंज। हमने कहा एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पलें लिखते जाएं ताकि आपको याद रहे ये कॉन्सेप्ट। आप एग्जाम्पलें नहीं लिखते हैं तो आप भूलते हैं। इंजन। अब आए सर एक और चीज, आपका लैपटॉप बहुत ज्यादा हैंग हो रहा था, बहुत ज्यादा हैंग हो रहा था। आपने लैपटॉप के अंदर हार्ड डिस्क डाल दी SSD, सही है। एक होती है HD, सही है। वो हमने कहा पुरानी थी, एक थी SSD, नई टेक्नोलॉजी है रिलेटिवली। वो डाली तो आपका लैपटॉप बड़े अच्छे से अब चलने लगा। जब वो हैंग होता है ना लैपटॉप, तो वो प्रोसेसर के ऊपर जोर आता है और लैपटॉप बैठ जाता है। लेकिन अगर आपने उसके अंदर डाल दी SSD, अब वो हैंग नहीं होगा, प्रोसेसर पे जोर भी नहीं आएगा, ज़्यादा लंबे अरसे तक चलेगा। तो आप कह सकते हैं कि लैपटॉप में क्या हो गई? SSD। दूसरा ऑप्शन, आपने लैपटॉप की बढ़ा दी रैम, है ना सर। रैम बढ़ा दी। इन सब चीज़ों से लैपटॉप की क्या हो रही है? लाइफ बढ़ रही है, लैपटॉप की मशीन अच्छी हो रही है, चीज़ों को अच्छे से। वरना सर लैपटॉप के अगर अब पुराना हो जाता है तो वो चलते चलते बंद हो जाता है। फिर आपको जाते हैं, दुकान वाला कहता है इसका मदरबोर्ड उड़ गया है, सही है, इसकी ये वाली IC उड़ गई है, ख़त्म, टाटा बाय बाय। लेकिन नहीं, क्या हम क्लियर है? अब अगर मैं इंजन चेंज कर रहा हूँ तो क्या नए इंजन की कॉस्ट को मैं एसेट की कॉस्ट में शामिल करूँगा? बिल्कुल करूँगा। ये एसेट की कॉस्ट में कैपिटल एक्सपेंडिचर को मैं क्या कर रहा हूँ? कैपिटलाइज कर रहा हूँ, सही है। इनकी ट्रीटमेंट क्या होती है? एडेड इन एसेट कॉस्ट, सही है सर। एक मिनट रुक जा सर, फिर आगे आते हैं। कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब क्या है? कैपेसिटी किसी चीज की वॉल्यूम, गुंजाइश। अब सुनना सर, कैपेसिटी यूजुअली आती है इमूवेबल प्रॉपर्टी में। किसमें? इमूवेबल। क्या मतलब अभी समझाऊंगा सर। आपके घर में अभी मेरे एक बहुत ही चहीते दोस्त की शादी हुई। अब उसकी जब शादी हुई तो आपको पता है नॉर्मल तो भाई उसका घर में कमरे कम थे। अब्बा ने छत पे एक और कमरा बना दिया। जो एक और कमरा बन रहा है वो क्या है? कैपेसिटी बढ़ रही है। बिल आपने कहा, आपके भाई अपनी बिल्डिंग थी, 3 फ्लोर थे, आपने कहा मैंने एक चौथा ऑफिस भी बनाना है, चौथा फ्लोर आपने बनवा दिया। आपने क्या बना दिया? कैपेसिटी बढ़ा दी। अब मुझे बताइए, जो आपने कैपेसिटी बढ़ाई, क्या आपने एक फ्लोर एक्स्ट्रा बनाया, उसको आप बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड करेंगे? यस सर, आप उसको क्या करेंगे? कैपेसिटी हमने कहा, इसकी एग्जांपल के तौर पे आप लिख लें, एडिंग अ फ्लोर अब सर आ जाएं, एक मासूमाना सवाल है, बड़ा मासूमाना सवाल है। आपकी एक बनी हुई बिल्डिंग थी, आपकी एक, ये सपोज करिए केनिस का कैंपस बना हुआ था, ऊपर वाला फर्स्ट फ्लोर, चाहिए ऊपर बना हुआ था। जब इन्होंने ये जगह ली तो उन्होंने कहा कि भैया ये जगह तो कम है, हमें जो इंस्टीट्यूट खोलना है सबके लिए, CCA भी है, CA भी है, कॉलेज भी है। इन्होंने
बिल्डिंग सपोज करो बनी हुई थी, इन्होंने ये बेसमेंट बाद में बनाई। हम बेसमेंट में बैठे हुए हैं ना सर, ये बेसमेंट इन्होंने, तो क्या बेसमेंट एडिंग का फ्लोर में आएगा? यस सर। एडिंग का मतलब ये नहीं होता कि ऊपर ही जाना है, एडिंग का मतलब नीचे भी आना हो सकता है। तो कैपेसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। अब मैंने यहाँ पे लिखा था इमूवेबल। सर इमूवेबल की हम कैपेसिटी बढ़ाते हैं, लेकिन जो मूवेबल हमारे पास चीज़ें होती हैं उनकी हम एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या होता है? प्रोडक्टिविटी। ओके, एक्सप्लेन मी। मतलब मेरा यूनिलीवर में इंटरव्यू था ना, उन्होंने कहा मुझे एक्सप्लेन करो कि तुम जैसे इंजीनियर हो। तो मैं आपसे सवाल करता हूँ, मुझे एफिशिएंसी को यूँ एक्सप्लेन करो जैसे तुम इंजीनियर हो, क्या होता है? सर इनपुट इनपुट सर हमने कहा इनपुट और आउटपुट का जो रेशियो इंक्रीज हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? एफिशिएंसी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यूनिलीवर में थे भाई, यूनिलीवर में एक पार्ट था जो कि उसकी मशीन चलाता था। अब हमने कहा देखो, अब तुम देखो तुम बड़े हो रहे हो, तुम लोग इंशाल्लाह फ्यूचर के लिए तैयार हो रहे हो। अब एकदम से आवाम पागल हो गई, आवाम ने कहा नूडल्स खाएंगे, है ना। अब आपने कहा रात को भूख लगती है, बेवक्त की भूख टक से नहीं मिटाते, आप किससे मिटाते हैं? नूडल्स से। आपने कहा नूडल्स हम खाएंगे। अब नूडल्स खाने के लिए आवाम की जब एकदम से डिमांड आई तो यूनिलीवर ने कहा हम तो वैसे ही, हमारे पास तो गुंजाइश नहीं है, हमारी मशीन तो वैसे ही 24 घंटे चल रही है और 1 घंटे में कितने प्रोडक्ट्स बना देती है? 60। तो उनको किसी ने मशवरा दिया कि अगर तुम मशीन का ये वाला पार्ट चेंज कर दोगे ना तो तुम 1 घंटे में 80 नूडल्स के पैकेट बनाओगे। कितने बनाओगे? 80। तो ये क्या हो रहा है? एफिशिएंसी बढ़ रही है। मशीन वही है, एक पार्ट चेंज किया उससे अब क्या हो रहा है? एफिशिएंसी बढ़ रही है। तो एफिशिएंसी के केस में हमने कहा एग्जाम्पल लिख लो, नूडल्स मशीन, रेशो ऑफ इनपुट टू आउटपुट। सर ये एग्जाम्पल है थ्योरी के पेपर में, मेरा बच्चा याद रखो, प्रैक्टिकल में तो लिखो अच्छी बात है, थ्योरी में लाजमी याद रखना है। मैंने थ्योरी के पेपर ऐसे ही निकाले। टीचर जो बात कहता था ना एग्जाम्पल में लिख लेता था। तो बाज़ मतलब ऐसा होता था पेपर में एग्जाम्पल गायब है लेकिन मुझे कॉन्सेप्ट, कितने लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ा है कहीं ना कहीं बचपन में, पीआरसी में, XYZ, सही है, जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ा है स्कूल में भी चले, उनसे मेरा एक सवाल है और ये सवाल मुझसे हुआ PwC के इंटरव्यू में। क्या इन्फ्लेशन हमेशा मुल्क के मफाद के लिए बुरी होती है? और सवाल ये था क्या इन्फ्लेशन हमेशा मुल्क के मफाद के लिए बुरी होती है? अगर तुम्हारा जवाब है नहीं तो एक्सप्लेन इट विद एन एग्जाम्पल। ये फर्ग्यूसन का इंटरव्यू था, फर्ग्यूसन का डायरेक्टर मुझसे पूछ रहा है। चलिए जी दें एग्जाम्पल। क्या हमेशा बुरी होती है? जैसे कि एग्जाम्पल देखो, ये बात है प्रोड्यूसर होता है ना, वो उसको इंसेंटिव मिलता है कि वो और प्रोडक्शन करे, ये प्राइस बढ़ रहा है। एग्जाम्पल वो ये सब तो तुम कॉन्सेप्ट दे रहे हो ना कि ये होता है। सवाल ये है इन्फ्लेशन क्या हमेशा मुल्क के लिए बुरी होती है? और अगर तुम्हारा जवाब है नहीं तो एक्सप्लेन इट विद एन एग्जाम्पल। एक टीचर थे हमारे और मैं उनको हमेशा बड़ा अच्छा, उनका नाम था सर अकील। कितने लोगों ने इकोनॉमिक्स सर अकील से पढ़ा है? सर अकील जो है अल्लाह उनको खुश रखे, बड़े अच्छे टीचर थे। तो सर अकील ने ये एग्जाम्पल, सर अकील की अच्छी क्वालिटी ये थी कि वो कोर्स पूरा नहीं पढ़ाते थे, 60% पढ़ाते थे, बाकी 40% चीज़ें बोलते थे खुद करना। लेकिन जो 60% पढ़ाते थे ना वो बहुत इतनी बेहतरीन पढ़ाते थे कि दिमाग में आज तक याद है। अब उन्होंने एक एग्जाम्पल दी थी, मैंने वही चिपका दी।
और वो मुझे अब एग्जाम्पल क्या दोनों देखो, अब एग्जाम्पल ये बात हो, एग्जाम्पल से बात करो तुम लोग एक्सप्लेन करने लगते हो, अच्छा ये होता है तो ये होता है, एग्जाम्पल मतलब उसके दिमाग में सिनेरियो डाल दो। मैंने कहा आप एग्जाम्पल नहीं, डॉन ब्रेड वाले उस टाइम पे चल रही थी डॉन ब्रेड 60 रुपये की, अब तो शायद 110 की हो गई है उनका मीडियम वाला, मैंने नहीं बल्कि 60 की भी नहीं 35 रुपये की चल रही थी, सॉरी। तो मैंने कहा डॉन ब्रेड वाले अगर आज अपनी हर ब्रेड के ऊपर 1 रुपया बढ़ाते हैं, कितना रुपया बढ़ाते हैं? 1 रुपया, और उनकी दिन की 6 लाख ब्रेड्स हम एस्टिमेट करते हैं बिकती है। अब 1 रुपये की इन्फ्लेशन ऐसी है जो किसी को भी महंगी 35 की ब्रेड 36 की हो जाए किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने कहा 36 तो 6 लाख रुपए दिन के बढ़ेंगे, तो आप मल्टीप्लाई करें 6 लाख इंटू 31 और 6 लाख इंटू 365, तो मैंने कहा इतना अमाउंट उनके पास आ जाएगा। अब जब इतना अमाउंट आएगा तो उससे वो एक नया प्लांट लगाएंगे, नया प्लांट लगाएंगे, उससे हो सकता है या तो ब्रेड ही बनाए या तो कोई और प्रोडक्ट बनाए, लेकिन जब नया प्लांट बनेगा तो प्लांट बनाने के लिए सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टर को हायर करेंगे, उसकी इनकम में इजाफा, इसके बाद एम्प्लॉइज़ को रखेंगे, उनकी इनकम में इजाफा, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर्स को ब्रेडें देंगे बेचने के लिए कोई भी नया प्रोडक्ट, उनकी इनकम में इजाफा, इसके बाद ये सब मिल के टैक्स भी देंगे, सरकार की इनकम में भी इजाफा। तो मैंने कहा छोटी सी, इसको हम कहते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन हो तो मुल्क के लिए क्या हो। अब अगर यकीन मानो मैं सर की बातें यहाँ पर नहीं लिखता ना तो मैं भूल चुका था, मैं पेपर में मुझे ये याद होता था अच्छा यार ये चीज़ सर ने क्लास में बताई थी एग्जाम्पल, तो ये एग्जाम्पल आपको पेपर में रिकॉल करवाएंगे कॉन्सेप्ट को, ठीक है जी। तो चलें सर, क्या हम यहाँ तक क्लियर है? अब हमने कहा सर कैपिटल एक्सपेंडिचर या तो लाइफ बनाएंगे या तो कैपेसिटी या तो, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनमें से कुछ भी नहीं बढ़ाएंगे, वो नॉर्मल रूटीन के खर्चे हैं, जैसे कि मशीनें होती हैं उनके ऊपर एक खर्चा आता है, उसको हम क्या कहते हैं? रिपेयर एंड मेंटेनेंस। बाइक की क्या करवाते हो? ट्यूनिंग करवाते हो भाई, बाइक की ट्यूनिंग करवाते हो, वो कौन सा खर्चा है? रिपेयर एंड मेंटेनेंस। कोई छोटा मोटा पार्ट बदल दिया आपने, है ना, रिप्लेसमेंट ऑफ स्मॉल पार्ट, रिप्लेसमेंट ऑफ, फॉर एग्जाम्पल आप कितने लोग किसी बिल्डिंग में अपार्टमेंट्स वगैरह में रहते हैं, कोई है ना अपार्टमेंट्स में रहते हैं, मैं भी अपार्टमेंट में ही रहता हूँ, तो जो अपार्टमेंट में रहते हैं आपकी बिल्डिंग में सपोज करें एक बल्ब चेंज हुआ और बिल्डिंग वालों ने कहा इसको कैपिटलाइज कर दो, करेंगे भाई, बल्ब ही तो है, कैपिटलाइज, क्लियर है। अब मेरा आपसे एक मासूमाना सवाल है इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, फिर इसको ख़त्म करके आगे बढ़ेंगे। KNS अगर आज इस बिल्डिंग में कलर करवा दे, पेंट करवा दे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कैपिटल है? तुमने गाड़ी ली, खवातीन ने तो खुद उन्होंने ये फैसला किया, मर्द ने तो सपोज करें उनकी बेगमात ने कहा पिंक कलर करा दो, आपने नई करोला को पिंक कलर में लपेट दिया, क्या लाइफ बढ़ेगी? कैपेसिटी, एफिशिएंसी, तो सर क्या वो कैपिटलाइज होना चाहिए? सर आपने गाड़ी के सीट कवर चेंज करवा दिए, सही है। मेरा एक दोस्त है उसके इसी काम में सीट कवर का भी, उसकी शादी हुई इतवार को, मैं गया, मैंने कोई काम शाम हो तो वैसे ही मैंने कहा भाई शादी से पहले बता देना, बोला यार काम तो तुझे फेक है क्या, 2 साल हो गए तूने गाड़ी के सीट कवर चेंज अभी करवा दे ताकि मेरी इनकम में इजाफा हो, सही है। तो अगर मैं गाड़ी के सीट कवर चेंज कराता हूँ तो क्या मेरी गाड़ी की लाइफ में इजाफा होगा? कैपेसिटी में, एफिशिएंसी में, तो क्या वो उसको एसिड की कॉस्ट का हिस्सा बनना चाहिए? क्या होना चाहिए? इसी तरीके से जो अगर KNS पेंट करवा रहा है वो हमने कहा ना लाइफ बढ़ाता है, ना कैपेसिटी, ना एफिशिएंसी, सही है। देखें सर, लाइफ बढ़ने का मतलब है कि वाज़ेह अल्फाज में आप बोले कि लाइफ, सही है। तो हमने कहा यहां पर हम लिख देंगे पेंट एक्सेट्रा। अब सर एक मासूमाना सवाल और है, पूछो। एक तो होती है
नॉर्मल रिपेयर एंड मेंटेनेंस, सही है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी आप बड़े होंगे तो इंशाल्लाह कॉस्टिंग में कहीं पढ़ेंगे। एक होती है रिपेयर एंड मेंटेनेंस प्रिवेंटिव और एक होती है रिएक्टिव। प्रिवेंटिव क्या होती है? पहले से कर दिया, अभी मसला मशीन सही है, आपकी बाइक सही चल रही है, फिर भी आप एक एहतियात वाले आदमी, आपने कहा एक दफ़ा ट्यूनिंग करवा लेता हूँ, कोई चीज़ हो रही हो तो सही हो जाए। एक होता है रिएक्टिव, ब्रेक ही काम नहीं कर रहा, तब आप करवाएंगे तो वो रिएक्टिव। नॉर्मल रिपेयर एंड मेंटेनेंस चलती रहती है। लेकिन अब सुनना, यूनिलीवर ने 1 अरब रुपए की मशीन मंगवाई 2012-13 में। अब 1 अरब की मशीन कहा कि आपको 20 साल निकाल के देगी। उन्होंने कहा ठीक है, बट बेचने वाले ने एक कहा, उसने कहा यार 20 साल इसकी निकालने के लिए एक शर्त है। क्या? बोला आप नॉर्मल तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस करोगे ही करोगे, लेकिन हर 3 से 5 सालों में आपको जो इसका मशीन का मैन्युफैक्चरर है उसकी टीम को, जिन इंजीनियर्स ने इसको मशीन को बनाया है ना, उस टीम को बुलाना पड़ेगा और उनसे 1 मर्तबा पूरी मशीन की टेस्टिंग करवानी पड़ेगी। पूरी मशीन की टेस्टिंग करवानी पड़ेगी। बोला ये 5 साल में एक दफ़ा करवा लेना तो तुम्हारे 20 साल निकल जाएंगे, वरना अगर तुमने ये काम नहीं करवाया तो हो सकता है 14-15 सालों में मशीन क्या हो जाए? ख़त्म हो जाए। अब सर वो इंजीनियर्स की टीम जो आ रही है वो क्या करने आ रही है? टेस्टिंग करने के लिए आ रही है। और उस टेस्टिंग का मकसद क्या? यूनिलीवर ने जो मशीन ली जर्मनी से ली थी, आपको पता हो ना पता हो, लेकिन दुनिया भर में इंजीनियरिंग हब है जर्मनी। सही है सर, टेक्नोलॉजिकल हब है यूएस, बट लेकिन जो मशीनें बनती हैं ज़्यादातर वो कहाँ होती हैं? तो सर अब जर्मनी की टीम आती है 5 साल में 1 मरतबा, 3-4 उनके इंजीनियर्स आते हैं, वो पूरी मशीन को हफ्ता 1.5 हफ्ता लगा के एक पार्ट को चेक करते हैं, हाँ भाई सब कुछ सही है। अब सर ये जो आके मैन्युफैक्चरर आके जो चेकिंग करते हैं ना, उसको हम प्यार से कहते हैं ओवरहॉलिंग। क्या कहते हैं? ओवरहॉलिंग। अब मेरा सवाल है, ये ओवरहॉलिंग की कॉस्ट रेवेन्यू है या कैपिटल है? कितने लोग कह रहे हैं कैपिटल है और कितने लोग कह रहे हैं रेवेन्यू है? कैपिटल है। सर क्यों कैपिटल है ओवरहॉलिंग कॉस्ट? हमने कहा सर उसकी लाइफ बरकरार रखने के लिए ज़रूरी, तो इसके आगे आप लिख लें ऑलवेज कैपिटल। ये क्या है? एक्सपेंडिचर। क्या हम यहां तक सही हैं? मेरा बच्चा क्लियर है? पक्की बात है? तो हमें सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर समझ में आ गए।